अब देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में क्या करते हैं, सिंपल कि अगर हम क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज का मल्टीप्लाई कराते हैं किसी भी नंबर में, किसी भी चार्ज में, वो मल्टीप्लाई हम किस में कराते हैं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज होना चाहिए। यहाँ पर जैसे हमने Q इक्वल्स टू एन लिया है, ये फॉर्मूला होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का। आपको पता है E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और यहाँ पर जो इंटीग्रल वैल्यू है वो इंटीग्रल वैल्यू n की वैल्यू हमारी डिपेंड करती है 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6। ये प्लस माइनस में भी है, ऐसा नहीं है कि प्लस माइनस में नहीं है, ठीक है। तो हम मल्टीप्लाई जब E का कराएंगे ना तो E के पहले n होना चाहिए। अब n की वैल्यू कितनी है वो क्वेश्चन में आपको दी जाएगी, हम तभी हमें क्या मिलता है, Q मिलेगा। ऐसे हम नहीं मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है कि हम जो टोटल वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, तो अगर हम 1.6 का हाफ करेंगे तो 0.8 आएगा, और जब 0.8 आएगा तो उसका हम मल्टीप्लाई नहीं करा सकते। यहाँ पर केवल एंड केवल इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, इन पॉइंट फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये नॉट पॉसिबल डिलीवर। ऐसी वैल्यू जो वो 0.15 1.2 0.7 ऐसी इंटीग्रल n की जगह ऐसी इंटीग्रल वैल्यू नहीं चलेंगी। क्लियर। राइट कैसे करेंगे, इलेक्ट्रिक चार्जेस इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। मतलब क्वांटाइज्ड का मतलब होता है कि एक जगह पर सेंट्रलाइज्ड होना, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। जो हमें इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो हमेशा कैसा होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल में होता है। जैसे कि ये हमारा फार्मूला होता है Q इक्वल्स टू एन ई, जहाँ पर n इक्वल्स टू 0 +-1 +-2 और डैश। ठीक है, आई होप इतना समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज की बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें दो रूल आते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में दो आते हैं। पहला होता है द टोटल चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो हमारा आइसोलेटेड सिस्टम होगा उसका जो टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और सेकेंड है कि द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो कभी भी ना ही वो क्रिएट किया जा सकता है ना ही वो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। दे कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब इसको हमें एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसको ना ही जनरेट किया जा सकता है, ना ही क्रिएट किया जा सकता है, और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर मैंने आइसोलेटेड सिस्टम बोला है ना, ये वर्ड यूज़ किया। मैं इसमें ये बता देती हूँ, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है जैसे ये मान लीजिए कि एक सिस्टम ए है जो कि आइसोलेटेड है ना। इस आइसोलेटेड सिस्टम में ऐसा होता है कि ना इसका चार्ज बाहर जा सकता है और ना बाहर का चार्ज अंदर आ सकता है। इसमें अगर हमने 5 कूलम्ब का चार्ज रखा है तो 5 कूलम्ब का चार्ज ही रहेगा। क्लियर। आइसोलेट मतलब किसी से कोई कनेक्शंस ना होना, सबसे दूरियां, सबसे कनेक्शंस ख़त्म कर देना, इसका ये मतलब होता है। आप देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ से क्या निकालते हैं कि दो चार्जों के बीच में कितना फोर्स लगेगा, ये निकालते हैं। फोर्स आपको पता होगा कि कूलम्ब्स लॉ से इलेक्ट्रिक फोर्स निकालते हैं, लेकिन उन दो चार्जर्स के बीच में कितना फोर्स लगेगा ये निकालेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो अगर हम वैक्यूम की बात करेंगे, मीडियम हमारा एफ ले लेते हैं कि मीडियम हमारा वैक्यूम है, तो वैक्यूम में एफ इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/r², वेयर जहाँ पर के हमारा क्या है, यहाँ पर साइलेंस, यहाँ पर कांस्टेंट है, हमने ले लिया, ठीक है। 1/4πε0 ये हमारा क्या है, के कांस्टेंट है, इक्वल्स टू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर और कूलम्ब (−2). यहाँ पर है एब्सोल्यूट परमिटिविटी। एब्सोल्यूट परमिटिविटी का ये मतलब है इसकी वैल्यू होती है, इसकी कितनी वैल्यू होती है, 8.85 × 10⁻⁻12 C⁻2 N⁻⁻1 एंड M⁻2। ये आपको इसकी यूनिट लर्न करनी पड़ेगी क्योंकि ये इसकी यूनिट्स हैं, ठीक है। और ये कांस्टेंट की वैल्यू है जो कि एक फिक्स्ड है और जो कि कांस्टेंट है। ये एक नंबर फॉर्म में होगा बट इसकी एक यूनिट भी होगी, ठीक है। इसको को रिलेट करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट ε0 एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की है। आप कैसे जानेंगे, अभी आपको मैं एक चीज़ और बताऊँगी। ε0 εr ये तीनों का तीनों हमारे परमिटिविटी ही हैं, बट ये हमारी जो है एक मीडियम की है, ये है हमारी एब्सोल्यूट, ये
है हमारी रिलेटिव जैसे हमारे घर में रिलेटिव्स आते हैं ना, सेम इसी तरह से ये रिलेटिव कहाँ से आया है, इन दोनों के रेस्पेक्ट से आया है। कैसे, ये हमारी मीडियम की परमिटिविटी है और ये हमारी एब्सोल्यूट, इन दोनों के जो रिलेशन है फाइनल प्रोडक्ट हमें ये मिला, राइट। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कॉन्सेप्ट है कि कूलम्स लॉ ऑफ। अब मैं आपको इसमें बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कूलम्स लॉ के। फर्स्ट नंबर का जो कॉन्सेप्ट है, कूलम्स लॉ फॉलोज इन्वर्स स्क्वायर लॉ। कैसे इन्वर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, क्योंकि जो फोर्स होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के, इसलिए इसको बोलते हैं इन्वर्स स्क्वायर लॉ। सेकंड है कूलम्स फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स होता है। कूलम्स जो फोर्स होता है वो सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का ये मतलब है कि दो चार्ज के बीच में जो दो जॉइनिंग लाइन है इनके सेंटर से पास हो रही है, इसलिए बोलते हैं कि ये जो चार्ज कूलम फोर्स है एक सेंट्रल फोर्स होता है, बीच से लगता है ना, चार्ज के बीच से, मिड पॉइंट से, सेंट्रल पॉइंट से। दे एक्ट अलॉन्ग द लाइन, वो जो फोर्स होता है वो एक्ट करता है अलॉन्ग द लाइन के अलॉन्ग में। द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ द सेंटर्स, जो कि हमारी लाइन ज्वाइन कर रही है सेंटर्स की, ऑफ द दो बॉडीज़ की सेंटर्स को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वो वहाँ पर हमारा कौन काम करता है, कूलम्स फोर्स काम करता है, ठीक है। दो चार्ज, इसमें थर्ड पॉइंट है, टू चार्जेस exert इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ईच अदर। दो चार्ज होंगे जो इक्वल फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के अपोजिट, जब वो चार्ज हमारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। एनी फ्रॉम एक्शन रिएक्शन पेयर, आपने सुना होगा, एनी फ्रॉम एक्शन रिएक्शन पेयर फॉलो न्यूटन्स थर्ड लॉ, और यही हमारा एक्शन एंड रिएक्शंस के रूल को क्या बोलते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ बोलते हैं, ठीक है। हमने देख लिया कि यहाँ पर दो हमने सेम पोलैरिटी के चार्ज लिए हैं, प्लस प्लस, तो एक दूसरे से इक्वल फोर्स लगाएंगे, लेकिन अपोजिट, ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है और ये इस डायरेक्शन में लगा रहा है, इसलिए ये दो एक दूसरे को नैलिफाई कर देंगे, ठीक है। और इसी को बोलते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शंस रूल, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, कूलम्स फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है कि वर्क डन अगेंस्ट दिस फोर्स डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। जो कूलम फोर्स होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है, वो किस पर, चार्ज के पॉइंट पर डिपेंड करता है। क्लियर, कि चार्ज के पॉइंट किस पॉइंट पर है और उनकी दूरियां कितनी हैं, उस पॉइंट पर डिपेंड करता है, ना कि वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता है। वर्क डन अगेंस्ट दीज फोर्स डज नॉट डिपेंड, मतलब जो फोर्स होता है वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, इसलिए वो कैसा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, कूलम्ब फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। जो कूलम्ब फोर्स होता है वो मीडियम पर डिपेंड करता है। जैसे कि हमने 2 पॉइंट चार्ज ले लिए और इसकी डायरेक्शन ये है और इसकी डायरेक्शन ये, एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन है क्योंकि सेम पोलैरिटी ऑफ चार्ज है। यहाँ पर हमने जो मीडियम लिया है वैक्यूम लिया है, और मान लेते हैं कि यहाँ पर F फोर्स लग रहा है। यहाँ पर हमने जो मीडियम लिया है, यहाँ पर मीडियम ने वाटर ले लिया है और यहाँ पर F1 फोर्स लग रहा है। तो जो F1 फोर्स होगा ना वो हमारा F/80 के इक्वल्स होगा। क्यों? क्योंकि जो परमिटिविटी होती है वाटर की, मीडियम की, तो वो कितनी होती है, 80 होती है, इसलिए हमने 80 से क्या किया, डिवाइड कर दिया, तो ये F1 की वैल्यू आ जाएगी। आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी। कूलम्स फोर्स इज़ अ लॉन्ग रेंज फोर्स होता है। कूलम जो फोर्स लगता है ये बहुत ही लंबी रेंज के लिए फोर्स होता है। फ्रॉम न्यूक्लियर डायमेंशन, कहाँ से स्टार्ट होता है, न्यूक्लियर की डायमेंशंस कितनी होती है, न्यूक्लियर की डायमेंशन होती है 10⁻⁻15 मीटर, और कहाँ तक फॉलो होता है, 10⁻18 मीटर, 10⁻18 मीटर, ठीक है, यहाँ तक, मतलब इतनी डिस्टेंस होती है। अब ये बहुत ही लॉन्ग रेंज डिस्टेंस है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं कूलम फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में देखेंगे कि 2 हमारे पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, इनको आर मीटर की डिस्टेंस पे हमने लोकेट कर दिया है, और Q1 पर जो फोर्स लग रहा है F12 लग रहा है, Q2 पर जो फोर्स लग रहा है F21 लग रहा है। तो हम देखेंगे कि जो हमारा F21 है वो क्या है, हमने लिया है ना F21, तो फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1, तो इस चार्ज पर इस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है, F21।
इस चार्ज के द्वारा कितना फोर्स लग रहा है F12, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1। यहाँ पर R12 क्या है, इज़ अ यूनिट वेक्टर। R12 हमारा R कैप 12 हमारा क्या है, इज़ आ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q1 टू Q2। ये जो डायरेक्शन है Q1 से Q2 है, और जो ये हमारा R कैप 21 है ये हमारा यूनिट वेक्टर है इन द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1। क्लियर, इसलिए Q2 से Q1 डायरेक्शन हमने दिखाया है। आप इसी तरह से ये फार्मूले भी राइट करेंगे कि जो F21 है ये हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, Q1 Q2 अपन R² है, और जो ये यूनिट वेक्टर है ये क्या है, इसकी डायरेक्शंस दिखा रहा है कि डायरेक्शन है चार्ज Q1 से Q2 की तरफ। ठीक है, लेकिन ये कैप में होगा इसलिए इसको ये वेक्टर के फॉर्म में, इसलिए इसको कैप में लिखते हैं, राइट। इसी तरह से F12 हमने निकाल दिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R² R21 कैप, सिंपल। अब देखते हैं परमिटिविटी क्या होता है। परमिटिविटी को हम परमिटिविटी एक हमारी मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो डिटरमाइंस करती है, जो फाइंड करती है, जिससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स दो चार्ज के बीच में कितना लग रहा है। अगर दो चार्ज हमारे किसी मीडियम में लोकेट किए गए हैं, क्या बोला मैंने, अगर दो चार्ज हमारे किसी मीडियम में लोकेट किए गए हैं तो उन दो चार्जों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ये कौन डिफाइन करता है, परमिटिविटी डिफाइन करती है। जो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है वो बताती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमारा मीडियम होगा, मतलब हमारी परमिटिविटी होगी, उतना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक है, हम यहाँ पर बात इलेक्ट्रोस्टैटिक की कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हम मूविंग बॉडी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट ऑफ चार्ज ले रहे हैं, और जहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट ऑफ चार्ज आते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आता है, इसलिए हम बात किसकी कर रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक की। चलो देखते हैं F21 इक्वल्स टू क्या बताया था, फोर्स ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपन R² R12 कैप। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स एंड m⁻⁻²। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आपको लर्न करनी पड़ेगी। मैंने अभी एक चीज़ और बताई थी आपको, एप्सिलॉन नॉट जो है ये हमारी है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन बोल दो या फिर एप्सिलॉन m बोल दो, ये है मीडियम की परमिटिविटी। एप्सिलॉन r जो है वो है रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है ये रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इन दोनों का रेशियो करा देंगे तो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी आ जाता है। क्लियर। एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगी कि जो हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है उसको एक नाम से और जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलो मैं ही बता देती हूँ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स। ठीक है, रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा नाम क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एक बच्चे के दो नाम होते हैं, घर का नाम कुछ और, स्कूल का नाम कुछ और। ठीक है, सेम उसी तरह से रिलेटिव परमिटिविटी को हम क्या बोलते हैं और किस नाम से जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। चलिए देख लेते हैं इसमें। द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम मे बी डिफाइंड, कैसे डिफाइन की जा सकती है, एज द रेशियो ऑफ द फोर्स बिटवीन टू चार्ज प्लेस्ड सम डिस्टेंस अपार्ट इन फ्री स्पेस टू द फोर्स। मान लेते हैं कि यहाँ से समझते हैं, एक मीडियम ये है, एक मीडियम ये है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। ठीक है, यहाँ पर हमने दो चार्ज लिए, सेम चार्ज। अगर ये हमने चार्ज Q लिया है Q1 और ये Q2 लिया है तो यहाँ पर भी हम चार्ज लेंगे Q1 और Q2। मान लीजिए यहाँ पर हमने गैस ले लिया है और यहाँ पर हमने ले लिया है एयर। ठीक है, अब ऐसे करके देखते हैं, एयर में तो गैस होती है, वाटर, ऐसे देख लेते हैं। अब ये दो डिफरेंट टाइप्स के हमारे मीडियम है ना, लेकिन जो चार्ज है वो चार्ज हमारे सेम होने चाहिए, वही चीज़ लिखी है, वही चीज़ लिखी है। स्पेस टू द फोर्स बिटवीन द सेम टू चार्ज व्हेन दे आर प्लेस्ड टू द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन द गिवन मीडियम। कह रहा है कि मीडियम में बी डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ फोर्स बिटवीन टू चार्ज placed some distance apart in free space to the force between the same two charge
व्हेन दे आर प्लेस्ड टू द सेम डिस्टेंस अपार्ट इन द गिवन मीडियम। मान लेते हैं कि ये फ्री स्पेस में है, ऐसे कर लेते हैं, ये फ्री स्पेस में है और ये यहाँ पर हमने कोई मीडियम ले लिया वाटर, ठीक है, यहाँ पर हमने कोई मीडियम ले लिया वाटर। तो इसका जितना फोर्स लगेगा, मान लीजिए इसमें फोर्स हमारा लग रहा है, फ्री स्पेस को हम वैक्यूम ले लेते हैं, ठीक है, इसमें फोर्स लग रहा है और इसमें कितना फोर्स लग रहा है, F वाटर। तो ये हमारा आ गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर, समझ गए। और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है, अगर यहाँ 1 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 1 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। क्लियर, वही चीज़ हमने राइट की है, एप्सिलॉन आर इक्वल्स टू की, एप्सिलॉन आर को हम के से भी डिनोट करते हैं, या आप रिलेटिव परमिटिविटी को चाहे के से डिनोट कर दो या फिर एप्सिलॉन आर से डिनोट कर दो। ये किसके इक्वल्स टू होता है, रेशियो ऑफ एप्सिलॉन एंड एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जो है वो फ्री स्पेस का में जो फोर्स लग रहा है दो चार्ज के बीच में वो है, और एफ मीडियम जो है वो है कि जो दिए गए मीडियम में जो दो पॉइंट ऑफ चार्ज के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो है। इन दोनों का जो रेशियो होता है वही होता है हमारा रिलेटिव परमिटिविटी। अब देख लेते हैं जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है के जो होती है वैक्यूम में इसकी वैल्यू होती है 1। वैक्यूम में इसकी कितनी वैल्यू होती है, 1 होती है, और एयर में इसकी कितनी वैल्यू होती है, 1.00054, 1.00054, और वाटर में कितनी होती है, 80। वाटर वाला कॉन्सेप्ट तो अभी लेके चले थे हम ना। क्लियर हुआ। एक चीज़ आपको बता दूं कि यहाँ से इन दोनों के रेस्पेक्ट से हम एक फार्मूला और निकाल लेंगे कि जो मीडियम में फोर्स लग रहा है वो कितना लगेगा। तो जो मीडियम में फोर्स लगेगा वो रेशियो होता है वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा है अपॉन में क्या कर देंगे, के से डिवाइड कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि हमारा मीडियम में फोर्स कितना लग रहा है। एक क्वेश्चन हमने लिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, आई होप क्लियर होगा। क्लियर है ना। चलिए, हाँ, और प्लीज़ सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ते चला करिए, पता चलता है कि सेशन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, 2 आइडेंटिकल चार्ज हैं और Q ईच, मतलब जो Q है वो आइडेंटिकल हैं, ठीक है। आर केप्ट एट अ डिस्टेंस, हमने इन Q चार्ज को, दो चार्जों को हमने एक डिस्टेंस पर प्लेस्ड किया है जिनकी डिस्टेंस R है फ्रॉम ईच अदर। अ थर्ड चार्ज इज प्लेस्ड, हमने एक तीसरे चार्ज को प्लेस किया है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग, इनको जो लाइन ज्वाइन कर रही है इसी ज्वाइनिंग लाइन पर हमने एक थर्ड चार्ज को प्लेस किया है कुछ इस तरह से। द अबव 2 चार्ज सच एज दैट ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ऐसे प्लेस किया है कि ये तीनों के तीनों चार्ज हमारे किस पोजीशन में रहें, इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहें, ठीक है। अब कह रहे हैं व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज Q, जो चार्ज Q है इसकी पोजीशन क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा और साइन क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। जो हमारा चार्ज Q है ये वाला विल बी इक्विलिब्रियम इफ़ फोर्स ऑन इट, जब ये कब इक्विलिब्रियम पर होगा, जब इस पर जो फोर्स लगेगा बाय द चार्ज Q, ए एंड सी पर जो चार्ज हमारे लोकेट हैं इस पर जो फोर्स लगेगा वो इक्वल होगा, अपोजिट होगा। अगर इसमें हमारा 3 कूलम्ब का चार्ज लग रहा है इस तरफ, तो इसमें हमारा 3 कूलम्ब का चार्ज लगना चाहिए इस तरफ, अपोजिट पोलैरिटी में, तभी तो ये हमारा स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा ये चार्ज, है ना, इसी तरह से। तो चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। हमने ये डिस्टेंस मान लिया कि ए से बी तक की डिस्टेंस हमारी x है, ठीक है। जब ए से बी तक की डिस्टेंस हमारी x है तो इन दो चार्जों के बीच में कितना फोर्स लगेगा वो निकाल लेंगे। तो के Q और ये वाला Q हो गया अपॉन x², डिस्टेंस ले लिया, इक्वल्स टू, इक्वल होने नहीं चाहिए, दोनों फोर्स हमारे इक्वल होने चाहिए ना, और अपोजिट पोलैरिटी में होने चाहिए, तभी तो के Q अपॉन R-X। अब जो R-X हमारी क्या आई कि हमारी ये डिस्टेंस आ गई, R-X ये डिस्टेंस B से C की ओर की। आप क्या करेंगे, ये और ये न्यूमरेटर ऊपर वाले टर्म्स कैंसिल होगा, तो ये x² इक्वल्स टू R-X², तो ये पावर से पावर कैंसिल, x इक्वल्स टू R-X। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x की वैल्यू R/2 आ गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या पूछा है, A इज़ रिपल्ड बाय C, जो A होगा
जो ए होगा वो सी के द्वारा क्या किया जाएगा, रिपेल किया जाएगा, ना कि अट्रैक्ट किया जाए। सो ए मस्ट बी अट्रैक्टेड बाय क्यू, इसलिए ए को क्यू से अट्रैक्ट होना पड़ेगा, तभी तो वो एक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा। देयरफॉर क्यू मस्ट बी नेगेटिव, इसीलिए क्यू हमारा जो स्मॉल क्यू होगा, जो बी नंबर पर लोकेटेड है, वो हमारा कैसा होगा, नेगेटिव। अगर ये प्लस ये माइनस, तो एक दूसरों को ये अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है फोर्स रिपल्सन वाला बिटवीन ए एंड सी। जो ए एंड सी पर जो फोर्स होगा रिपल्सन का, वो होगा ए एंड बी पर जो अट्रैक्शन होगा। ए सी पर रिपल्सन फोर्स होगा क्योंकि सेम पोलैरिटी वाले चार्ज हैं। ए बी पर जो फोर्स होगा वो अट्रैक्शन का होगा क्योंकि ये अपोजिट पोलैरिटी वाले चार्ज होंगे। क्लियर। तो फोर्स हमारा रिपल्सन होगा, साइन हमारा नेगेटिव होगा। ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पर कि जो ए और बी के बीच में कितना फोर्स लगेगा। r/2 आप निकाल चुके हैं, x की डिस्टेंस, और जो बी और सी के बीच में कितना फोर्स लगेगा उन दोनों का, Q/r²। और जो ए से बी तक की जो फोर्स लगेगा वो r/2 हमने लिया है x की वैल्यू, जो कि पहले निकाल चुके हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे तो Q = Q/4 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देख लेते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देख लेते हैं। पता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये कहते हैं कि हमने दो चार्ज ले लिए हैं, इन दो चार्जों के द्वारा जो फोर्स लग रहे हैं, Q2 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है F2 लग रहा है, Q3 के द्वारा जो फोर्स लग रहा है F3 लग रहा है, किस पॉइंट पर, Q1 पर। ठीक है। तो हमें निकालना है कि टोटल फोर्स Q1 पर कितना लगेगा, ये निकालना है हमें। तो जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है वो कहते हैं इट स्टेट्स दैट व्हेन अ नंबर ऑफ चार्ज, जब कोई नंबर ऑफ चार्ज होते हैं आर इंटरैक्टिंग, एक दूसरे से इंटरैक्टिंग करते होते हैं, तो द टोटल फोर्स होता है ऑन अ गिवन चार्ज। मान लेते हैं एक चार्ज Q1 दिया गया, इस Q1 चार्ज पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, जो नंबर ऑफ चार्ज दिए गए हैं उन नंबर ऑफ चार्जों के द्वारा दिए गए चार्ज पर कितना फोर्स लग रहा है, ये वेक्टर सम ऑफ द फोर्स होता है। वेक्टर सम ऑफ द फोर्स मतलब F1 = F2 + F3 होता है ऑन इट, इस पर, ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, इन सभी चार्जेस के द्वारा। दूसरी बात ये कहते हैं कि अगर हमारा फोर्स Q3 की एब्सेंस में, Q1 में Q2 के द्वारा F2 लग रहा है, तो इसका एब्सेंस और प्रेजेंस मैटर नहीं करता है। अगर Q2 के द्वारा F2 फोर्स लग रहा है Q1 पर, चाहे ये एब्सेंस हो या फिर प्रेजेंट हो, इसका कोई मैटर नहीं करता है। अगर Q2 के द्वारा F2 लग रहा है Q1 पर, तो Q2 के द्वारा F2 ही लगता रहेगा Q1 पर, चाहे हो और ना हो, कोई मैटर नहीं करता। ये बताया है। नोट कर लेते हैं एक पॉइंट, द फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज। कह रहा है जो फोर्स है दो चार्जों के बीच में वो अफेक्ट नहीं करता है बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, किसी दूसरे चार्जेस के प्रेजेंस में। क्लियर। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या है इलेक्ट्रिक चार्ज, देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्टिंग ऑन अ वेनिशनली स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। इसका ये मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी भी पॉइंट पर, उसको कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है पर यूनिट टेस्ट चार्ज मान लेते हैं कोई हमने ये ले लिया, ये सोर्स चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। तो हमने कोई पॉइंट P लिया और P पॉइंट पर हमने कोई टेस्ट चार्ज ले लिया। ठीक है। अब इस पॉइंट पर फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज कितना लग रहा है, इतना लग रहा है, यही तो निकालेंगे। व्हेन इस स्मॉल पॉजिटिव टेस्ट चार्ज प्लेस्ड है, तो ये बहुत ही छोटा टेस्ट चार्ज होता है, ये सोर्स चार्ज होता है। ठीक है। तो ये फोर्स कितना लग रहा है और इसकी डायरेक्शंस क्या होगी, ये निकालते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यही होती है रेशियो ऑफ द
electrostatic force per unit test charge acting on a vanishingly small positive test charge at that point। इस पॉइंट पर कैसे राइट करेंगे? electrostatic force per unit test charge on acting on a vanishingly small positive charge, लिख लिया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, प्लेस किया गया एट दैट पॉइंट, इस पे फोर्स लग रहा है F। ठीक है, तो हमने क्या निकाला? ये F और ये Q नॉट हमारा क्या है? टेस्ट चार्ज है, जो कि वेनिसनली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, प्लेस किया गया है उसी पॉइंट पर, P पॉइंट पर, और फोर्स कितना लग रहा है? F। तो इनका रेशियो होता है, यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक चीज़ और नोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है E इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, जिसकी डायरेक्शन होती है इज सेम एज दैट ऑफ द फोर्स, ये फोर्स की डायरेक्शंस में होती है एक्सर्टेड ऑन द पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज। समझ पा रहे हैं? ये जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शंस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। आई होप इतनी सारी चीज़ें। और ये हमने जो लिया है, ये सोर्स चार्ज लिया, इस सोर्स चार्ज के द्वारा टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ये हमने निकाला है, कि इस सोर्स चार्ज के द्वारा इस टेस्ट चार्ज पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ये हमने निकाला है इससे। क्लियर? आई होप ये सारी चीज़ें क्लियर हो पा रही होंगी, समझ आ रही होंगी। और प्लीज़ सेशन को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।